हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल की। लास्ट लेक्चर में हमने फिक्स कैपिटल देखा था, आज हम लोग देखने वाले वर्किंग कैपिटल। क्या दिया जाए देखिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको क्या समझ में आता है? यानी हमने लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था व्हाट इज फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमको क्यों लगता है? ताकि हम क्या कंपनी के क्या खरीद सके, फिक्स एसेट खरीद सके, वो भी कौन से पीरियड के लिए? लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम अगर फिक्स कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं तो बिजनेस को रन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इसीलिए बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम पता कर लेते हैं कि हमारी कंपनी में फिक्स कैपिटल कितना लगने वाला है, यानी आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल हमें पता चल जाएगा हमारी कंपनी में कितने फिक्स एसेट्स के लिए कितना फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमें समझना जरूरी है कि बिजनेस स्टैब्लिशमेंट करने के बाद बिजनेस को रन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, यानी बिजनेस खड़ा करने के लिए कितना पैसा लगेगा, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा। क्योंकि बिजनेस को स्मूथ फंक्शन करने के लिए, बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है। तो मेरा मानना यह है कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों ही इक्विवेलेंट वैल्यू क्रिएट करता है, यानी किसी भी बिजनेस फॉर्म में जितनी वैल्यू फिक्स कैपिटल की है उतनी ही वैल्यू बिजनेस के वर्किंग कैपिटल की है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपके रोजमर्रा की जिंदगी के एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए जरूरत है, यानी अगर ये एक्सपेंसेस आप बेयर नहीं करोगे तो आपका बिजनेस लंबे समय के लिए चलने वाला नहीं है। नाउ अब बिजनेस फर्म रिक्वायर्ड फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक, यानी बिजनेस फर्म को एक एडिक्वेट फंड लगता है स्टॉक रॉ मटेरियल को स्टॉक में रखने के लिए। लेकिन आपको समझना ये भी जरूरी है कि आपको स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेंटेन करने के लिए भी सफिशिएंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी आपके पास जितना कि प्रोडक्ट बनाने से पहले का रॉ मटेरियल चाहिए उतना ही प्रोडक्ट बनाने के बाद का फिनिश गुड्स भी आपके पास होना चाहिए। और दोनों ही प्रैक्टिसेस में आप गुड्स क्या करते हो? जब आपके पास फिनिश गुड्स रेडी हो जाता है, जब वो मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसको या तो आप कैश में बेचोगे या तो आप उसे क्रेडिट में बेचने की कोशिश करोगे। जो चीज आपने कैश में तुरंत बेची है उसका जो पैसा है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, यानी अगर आपने कोई सामान को सेल किया है कैश में तो उसका पैसा आपको तुरंत मिलने वाला है। लेकिन जो चीज आपने क्रेडिट पे बेची है उसका पैसा आपको तुरंत मिलने वाला नहीं है। सिंपल चीज है, उसका पैसा आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आएगा। इसका मतलब हमने माल भी बेचा और वो भी उधारी पर बेचा, उधारी के बाद बेचने के बाद हमें पैसा भी नहीं मिला, और जब ये पैसे को आपको डेटा से कलेक्ट करवाना है तो उसके लिए अलग से पैसा लगेगा। यानी हमने दूसरों के ऊपर काम भी किया, हमने दूसरों के लिए मदद भी किया, और उस मदद से जो पैसा कलेक्ट होने वाला उसके लिए भी एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है। और जितने भी कैश है उसको हम लोग खर्चे एक्सपेंस बेयर करने के लिए रखते हैं, यानी एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए रखते हैं। सर ओवरहेड्स मतलब क्या? ओवरहेड का मतलब होता है ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द बिजनेस, एक्सपेंसेस रिलेटेड विद बिजनेस। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसके एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग ओवरहेड्स में बोलते हैं। अब बिजनेस के अंदर फिक्स कैपिटल के साथ साथ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। माल खरीदना है, माल बेचना है। माल बेचना है दो तरीके से, कैश में खरीदना है, कैश में बेच सकते हैं, क्रेडिट में। जो कैश में बेचा उसमें तो पैसा आपको तुरंत मिलेगा, लेकिन जो आपने क्रेडिट में बेचा उस पर पैसा आपको तुरंत मिलने वाला नहीं है। उसके ऊपर से उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फंड चाहिए कलेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज आपको बिजनेस के खर्चे होते हैं, उस बिजनेस के खर्चे को आपको क्या करना है? बेयर करना है। उसके अलावा बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके के अलग अलग नेचर्स होते हैं। कभी कभी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक वर्कर है, वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। अब वो एक्सीडेंट के लिए आपने उसको कंपेंसेशन वगैरह भी पे किया, तो ये ऐसे खर्चे जो कभी भी बिना वजह आ भी सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको बेयर करना तो पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर दिस एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर आपको ओवरहेड्स के अंदर कौन कौन से खर्चे वो भी आपको यहाँ पर दिया है कि ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है। ठीक है, ओवरहेड के अंदर कौन सा कॉस्ट आता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब विच इज नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस एज वेल। कुछ ऐसे खर्चे जो बिजनेस को रन करने के लिए काम आते हैं, उसके अंदर अकाउंटिंग फीस हो गई, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस,
रेंट, रिपेयर, टैक्सेस, टेलीफोन बिल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारे ऐसे खर्चे जो मैं आपको गिना सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा हमको पैसे की जरूरत होती है, तो ये सारी चीजें हमको बिजनेस रन करने के लिए मदद करती है। अब हम बात करते हैं बिजनेस फर्म के अंदर पैसा कहां कहां से आ सकता है, या द बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज द कैपिटल फॉर फॉलोइंग, कुछ चीजों के लिए उनको पैसा जमा करना है। कौन कौन सी? सबसे पहले स्टॉक को, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अब स्टॉक कौन कौन सा होता है? स्टॉक तीन तरीके के होते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, कच्चा माल यानी जो माल हम लोग प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो फैक्ट्री प्रोसेस में ऑलरेडी है, जो फैक्ट्री के प्रोसेस में ऑलरेडी है, वो स्टॉक की बात कर रहे हैं। और जो माल रेडीमेड, रेडी हो चुका है, जो माल रेडी हो चुका है उसको हम लोग फिनिश गुड्स कहते हैं। तो ये फैक्ट्री, ये जो रॉ मटेरियल ये वगैरह की हम लोग जो बात करें, स्टॉक की बात कर रहे हैं, इनको स्टोर करने के लिए स्टोर रूम लगेगा। अब स्टोर रूम रखेगा के स्टोर रूम भी लगेगा, साथ ही साथ हमको प्रीमाइसेस लगने वाला है, प्रीमाइसेस के साथ साथ हमें उसके लिए एक स्टोर कीपर लगेगा, उसके लिए हम लोग को स्टोर अकाउंटेंट भी लगेगा। तो ये सारी चीजें उसके एक्सपेंसेस हो गए। दूसरा होता है फिनेंशियल रिसीविंग्स, मतलब डेटर से पैसा कलेक्ट करने के प्रोसेस को रिसीवेबल कहते हैं। क्या कहा मैंने? डेटर से पैसा कलेक्ट करना है, डेटर से क्या करना है? पैसा कलेक्ट करना है। तो डेटर्स कलेक्शन को हम लोग रिसीवेबल कह सकते हैं, डेटर्स कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिसीवेबल कहते हैं। फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग यानी डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब हम लोग को रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे होते हैं उसको भी तो बेयर करना है, उसके लिए भी एक्सपेंसेस पैसे लगते हैं। अब देखते हैं क्या चीजें दिया है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस एसेट इज रिफर्ड एज वर्किंग कैपिटल, यानी जब आप इन तीन चीजों पर खर्चा करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। एक्चुअली जो वर्किंग कैपिटल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं कहीं पर लोग अलग अलग नेचर में भी देख सकते हैं। कुछ अथॉरिटीज कैसा कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट के ऊपर करंट लायबिलिटी, यानी इन दैट केस करंट असेट और करंट लायबिलिटी में वर्किंग करंट असेट आपका बड़ा है। करंट असेट के अंदर सर कौन कौन से आइटम्स आते हैं? करंट असेट के अंदर आता है स्टॉक, स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, फिनिश गुड्स, डेटर्स आता है, बिल रिसीवेबल आता है, कैश एंड बैंक बैलेंस आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, यानी ऐसे खर्चे जो एक साल के अंदर हम कभी भी रिसीव कर सकते हैं पैसा। करंट लायबिलिटी में क्या आता है? क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है। तो करंट असेट में से अगर करंट लायबिलिटी को अगर आप माइनस करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलता है। ये आपका नॉर्मल सा अकाउंटिंग प्रोसीजर में आता है। लेकिन और कुछ लोगों का क्या मानना है, जैसे जर्स्टनबर्ग का क्या मानना है, एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी, यानी करंट असेट करंट लायबिलिटी से बड़ा है। अगर आपका करंट असेट करंट लायबिलिटी से बड़ा है इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल तगड़ा है, तो आप उसको नेट वर्किंग कैपिटल मान सकते हैं। जर्स्टनबर्ग ने एक और कहा कि डज नॉट कॉल इट वर्किंग कैपिटल, यानी उन्होंने एक और चीज कहा कि इसे हम लोग वर्किंग कैपिटल नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। याद रखो अकाउंटिंग में जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मली ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है जहां पर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की वही सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन की जाती है। उसके बाद जर्स्टनबर्ग डज नॉट कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, एक्चुअली वो सही भी है क्योंकि यहां पर करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करने के बाद यहां पर एक और चीज ऐड की जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको एज अ सेफ्टी मेजर पर रखना पड़ता है एक्स्ट्रा कैपिटल के तौर पे, ठीक है। उसके बाद ही प्रीफर टू कॉल इट सर्कुलेटिंग कैपिटल, क्योंकि इस पैसे को हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम क्या करना है, उसको सर्कुलेट करते रहना है। क्योंकि माल बेचा, माल बेचने के बाद माल खरीदना है, माल खरीदने के बाद उसको परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा एंड ऑल। कैपिटल क्या होने वाला है, कंटिन्यूअसली फ्लोट होने वाला है। अदर अथॉरिटीज ने भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। उन्होंने क्या कहा है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो करंट असेट के इक्वल में होना चाहिए। जेएस मिल ने क्या कहा, द सम ऑफ करंट असेट इज वर्किंग कैपिटल, यानी अलग अलग एरा के अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपने वर्किंग कैपिटल के बारे में। इसीलिए इसे हम लोग नैरो सेंस नहीं करेंगे, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग टर्मोलॉजी में इसे अलग कहा जाता है। इसलिए इन सभी चीजों को मान लिया जाए तो कंपनी के अंदर एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का होना ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर वो करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी के सारे एस्पेक्ट को देखना पसंद करता है, और जितने भी करंट असेट है उसे वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहता है।
नाउ वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन भी किया। ये सर्कुलर फ्लो भी आ गया यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमारे देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें कंटिन्यूसली चलती रहती है। मान लीजिए आपने यहाँ पर कैश आपके पास आया, अब ये कैश का क्या करोगे आप, कैश को आप करोगे ऑपरेशंस में लगाओगे। सर ऑपरेशंस क्या होता है, ऑपरेशंस में आता है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस आता है। प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले आप क्या करोगे, परचेज करोगे। आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, कैश को परचेज डिपार्टमेंट को होता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है। रॉ मटेरियल खरीदते वो प्रोडक्शन प्रोसेस करेगा। प्रोडक्शन करने के बाद इन्वेंट्री आपके पास जनरेट होगी। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। कुछ स्टॉक आपके प्रोडक्शन के पहले आएंगे, कुछ स्टॉक प्रोडक्शन के बाद आएंगे, कुछ स्टॉक प्रोडक्शन के दौरान आएंगे। तो प्रोडक्शन के प्री प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ WIP कहते हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन को, यानी प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद आता है, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो ये तीनों तरीके के स्टॉक आते हैं। अब ये फिनिश गुड्स को हम क्या करते हैं, आगे आके सेल करेंगे। सेल करने के बाद सेल दो तरीके से होता है, एक होता है कैश सेल, दूसरा होता है क्रेडिट सेल। तो जो क्रेडिट सेल है उसका पैसा रिसीव करना पड़ेगा। रिसीवेबल के लिए आपको एक्सपेंसेस भी कुछ करने पड़ेंगे, लेकिन आपको पैसा कलेक्ट करना है। कलेक्ट किया मतलब आपके पास पैसा आया। तो ये चीजें क्या होने, सर्कुलर फ्लो में चलने वाली, यानी ये चीजें कभी भी रुकने वाली नहीं है। तो नॉर्मली यही प्रोसेस आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली फॉलो करना होता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे वर्किंग कैपिटल अफेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स ऑलमोस्ट कुछ हद तक सेम है, ठीक है। सबसे पहली चीज, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, यानी आपका बिजनेस किस नेचर का है। आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, आप नेचर ऑफ बिजनेस में आप कंफ्यूज मत होइए कि आपका बिजनेस कौन से नेचर का है। आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है तो उसमें आपको कम पैसा लग सकता है, क्योंकि आपको लाना है और बेचना है। तो आपका बिजनेस का नेचर किस तरीके का है। आप सर्विस सेक्टर में काम करते हो तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस अलग हो सकता है। यानी आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका वर्किंग कैपिटल, यानी आपका रेगुलर कैपिटल हम लोग बोलते हैं, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, यानी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो कम हो सकते हैं। बड़ा बिजनेस बड़ी, तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी आपका डिपेंड होता है आपका बिजनेस किस तरीके से। क्लियर। उसके बाद सेकेंड होता है हमारा साइज ऑफ द बिजनेस। क्या होता है बेटा, साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का साइज कितना है, बहुत बड़ा बिजनेस है तो यू विल रिक्वायर मोर कैपिटल। इफ यू हैव अ लेसर बिजनेस, छोटा बिजनेस है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। अगर हम लोग मॉल की बात करें, मॉल किसी भी तरीके के मॉल की बात करें तो मॉल में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप एक जनरल स्टोर की बात करो तो वहां पर वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि जिसका जितना बड़ा बिजनेस उसका उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल। यानी बिजनेस का साइज बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल भी बड़ा होगा, बिजनेस का साइज छोटा है तो इसका मतलब बिजनेस का वर्किंग कैपिटल भी कम होगा। मैं आपको सिंपली तौर पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ सेल। अगर आप ज्यादा सेल करोगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल क्या का मतलब होता है कि आपने ज्यादा बेचा। अगर आप ज्यादा बेचोगे तो मैटर करता है कि आप कैसे बेच रहे हो। देखिए, अगर आप सेल कैश में कर रहे हो तो इसका मतलब आपके यहाँ पे शॉर्टेज नहीं आने वाला। देयर इज नो शॉर्टेज विल नॉट बी क्रिएटेड। अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कैश में डील कर रहे हो तो शॉर्टेज होने के चांसेस आपके पास ना के बराबर है। लेकिन अगर आप क्रेडिट में सोल्ड आउट कर रहे हो तो क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने डेटर्स क्रिएट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस डेटर से पैसा निकलवाना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिसीवेबल कहते हैं। अच्छा, अगर मैंने 100 रुपए का सामान डेटर्स को बेचा तो मुझे कैश भी 100 रुपए ही मिल रहा था, लेकिन डेटर्स भी 100 रुपए, लेकिन इसको ये 100 रुपए वसूल करने के लिए मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर मैं क्रेडिट में करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सेल ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ सेल ज्यादा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो इस तरीके के एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सेल के ऊपर भी मैटर करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना लगना चाहिए। यानी अगर बिजनेस बहुत कम सेल करते हैं तो वर्किंग कैपिटल नॉर्मली आपका कम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज हुआ तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ, प्रोडक्शन साइकिल। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि प्रोडक्शन साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां पर रॉ मटेरियल को
WIP की तरफ लेकर जाते हैं और WIP को फिनिश गुड्स की तरफ कन्वर्ट किया जाता है। अगर ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने के लिए लंबा समय लगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का सामना करना पड़ा, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी अगर इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल, अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा, और अगर प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटा है तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। सिंपल चीज। बिजनेस साइकिल, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस साइकिल। अरे जब इकोनॉमी के अंदर बूम आएगा, बूम मतलब बिजनेस जब इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी तो आपका सेल भी इंक्रीज होगा, और जब आपका यानी दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, यानी आप स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, इसके लिए आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेकिन जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन का टाइम आएगा तो आपका सेल भी गिर जाएगा, और जब सेल गिर जाएगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी कम होने के चांसेस है। अभी का देखिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, लॉकडाउन के पहले इकोनॉमी बूम पर थी तो सेल ज्यादा होता था, सेल ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते थे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होता था। लेकिन रिसेशन का टाइम है, बिल्कुल ठप पड़ा है, बिजनेस बंद पड़ा है, बिजनेस बंद पड़ा है तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सेल भी कम होगा, सेल कम होगा तो नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा सा कम लगेगा। उसके बाद बताते हैं पॉइंट नंबर 6 में टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। हम किस बेसिस पर परचेज करते हैं या किस बेसिस पर हम सेल करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इफ दैट फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेसेस बट अडॉप्ट्स लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर सेल, इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। मतलब आप परचेज कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो। परचेज करते समय आपने उधारी नहीं लिया, क्रेडिट का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, लेकिन बेचते समय आप कस्टमर को क्रेडिट दे रहे हो। तो लेते समय आपको किसी ने उधारी नहीं दी, लेकिन देने के टाइम पे आप सबको उधारी दे रहे हो, तो इसके बीच का जो गैप है उसमें वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है, लेते समय भी आपको क्रेडिट मिल रहा है और देते समय भी आप क्रेडिट दे रहे हो, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। दूसरा, लेते समय भी आपने कैश में डील किया और बेचते समय भी आप कैश में डील कर रहे हो तो भी आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब उधारी को क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। चाहे हम परचेज करें चाहे हम सेल करें, हमें क्या करना है, अगर मैं परचेज करता हूं तो मुझे सप्लायर को क्या करना है, टाइम टू टाइम पेमेंट देना है। अगर सप्लायर को मैं टाइम टू टाइम पेमेंट दूंगा तो वो मुझे टाइम टू टाइम माल सप्लाई करेगा। लेकिन जब मैं सेल करने की बात आती है तो अगर मैंने सेल्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर कर दिया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने से मेरे पास डेटर क्रिएट हो गया, और डेटर से मुझे कलेक्शन करवाना पड़ेगा, और इस कलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा खर्चा। अगर मैंने ज्यादा माल बेचा तो ज्यादा उधारी दिया, ज्यादा उधारी दूंगा तो ज्यादा डेटर्स कलेक्ट होंगे, और ज्यादा डेटर्स कलेक्ट होंगे तो उनका कलेक्शन का एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। तो मुझे क्या ट्राई करना है कि मेरे कंपनी के अंदर क्रेडिट कंट्रोल में रहना चाहिए, क्रेडिट पॉलिसी लिबरल होनी चाहिए, यानी ताकि हमें फंड कलेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना है, तो आपके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। क्योंकि छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस की तरफ जाना है तो उसके लिए फंड चाहिए, और फंड हमेशा लार्ज स्केल ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 9th पॉइंट है मैनेजमेंट एबिलिटी। आपके मैनेजमेंट की क्या एबिलिटी है, आप प्रोडक्शन अच्छा तरीके से कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से कर रहे हो, यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन है। अगर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कलेक्शन भी अच्छा होगा, यानी आपके सारे के सारे मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो जो फर्म की स्टॉकिंग कैपेसिटी है वो हैवी इन्वेंट्री कॉल के हिसाब से नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट की अच्छी से अच्छी एबिलिटी है, मैनेजमेंट एबिलिटी अच्छी है, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल भी आपको प्रॉपर मॉडरेट रखना पड़ेगा। मॉडरेट का मतलब होता है नॉर्मल रखना पड़ेगा। ठीक है, द लास्ट पॉइंट एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कभी कभी हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता, इन दैट केस हमें इमरजेंसी, ठीक है, जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता तो हमें इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब हमें इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें इमरजेंसी फंड में से 2 लोग मदद करते हैं,
बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स देते हैं। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट टर्म्स देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, ताकि हम अपने वर्किंग कैपिटल को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और इसी तरीके के 12th की पूरे सिलेबस के लिए इस चैनल पर आप बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।